बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियोस अपलोड होती हैं उसका इंतज़ार भी कर रहे होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सी प्रोग्रामिंग के हवाले से अपनी पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं और अपलोड करने जा रहे हैं और आई होप कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, ये बताता चलो आपको कि हम सी प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि विद इन 12 आवर्स में इसको मैक्सिमम लर्न कर लें। तो आज की जो वीडियो आपके सामने आ रही है वो फर्स्ट आवर से रिलेटेड है और उसका पार्ट 1 है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको देखिए। आई होप कि इंशाल्लाह 12 आवर्स के अंदर आप सी प्रोग्रामिंग की सारी बेसिक को बहुत अच्छा सा जान जाएंगे और इस काबिल हो जाएंगे कि फिर आप उसकी एडवांस लेवल तक इजीली उसको अपने तौर पे खुद सीख सकें और उसको अप्लाई कर सकें। आइए लेक्चर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं और उससे भी पहले लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज फ्रेंड्स, आप जानते हो कि ज़बान को कहते हैं और ज़बान जो है किसी भी बंदे से बातचीत का ज़रिया होती है। अगर आपने किसी पश्तो स्पीकिंग से बात करनी है तो आपको पश्तो लैंग्वेज आनी चाहिए, सिंधी स्पीकिंग से बात करनी है तो सिंधी लैंग्वेज आनी चाहिए, बलोची स्पीकिंग से बात करनी है तो बलोची लैंग्वेज आनी चाहिए, अरबी, इंग्लिश एंड फ्रेंच स्पीकिंग से बात करनी है तो उसी तरह की आपको ज़बान लैंग्वेज आनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप कंप्यूटर से बातचीत करना चाहते हो, कंप्यूटर से काम लेना चाहते हो, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर की ज़बान, कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। और इसी ज़बान की मदद से, इसी लैंग्वेज की मदद से फिर हम प्रोग्राम्स बनाते हैं और ये प्रोग्राम बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग। तो जानते हैं कितनी तरह की लैंग्वेज अवेलेबल है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो मशीन लैंग्वेज की है और जैसे कि एवरी क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स हैज़ इट्स own unique language. Similarly, a computer, you can say a machine, has its language that is called as machine language. It consists of zeros and one. इनके combination होते हैं और बहरहाल it is very difficult to write program in it and difficult to understand and debug it. इसके अलावा असम्बली लैंग्वेज है जो कि मशीन लैंग्वेज से थोड़ा एडवांस वर्जन है। इसमें किसी हद तक कुछ सिंबॉलिक कोड्स होते हैं और बात को समझना आसान हो जाता है। एंड नंबर थर्ड इज हाई लेवल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है जिसको हम फॉलो करेंगे। सी लैंग्वेज जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है और फ्रेंड्स, हाई लेवल लैंग्वेज इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। इसमें इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स होते हैं दैट आर वेरी फैमिलियर टू अस। हम उनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. It is very easy to develop code in this language and it is very easy to debug it. ठीक है, तो why C language? हम C language का ही इंतखाब क्यों कर रहे हैं? इस यकीनन आपके जहन में सवाल आता होगा कि C language जो कि अब इतनी ज़्यादा फेमस भी नहीं है, इतने ज़्यादा लोग अब इसको नहीं, आप लोगों से सुनते होंगे कि C language पढ़ रहे हो, लेकिन स्टूडेंट्स, C language is very easy to learn for beginners. अगर आप प्रोग्रामिंग की लाइन में आना चाहते हो तो आपको जो है जहन में रहे कि C लैंग्वेज जो है वो बिगिनर्स के लिए बनाई गई है और बिगिनर्स इससे बड़े आसानी से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेनी अदर लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा, C++, उनकी बेसिक्स जो है वो सी लैंग्वेज के ऊपर बेस कर रही हैं। और वैसे फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इधर तो मैं आपसे सिर्फ चंद एक ही शेयर कर रहा हूँ फॉर डेवलपिंग योर बैकग्राउंड। नंबर थर्ड इज मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर रिटन इन सी। बहुत सारे आपको लॉट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं
उनकी बेस जो है वो इस सी प्रोग्रामिंग के ऊपर बनी हुई नज़र आएगी। तो सी लैंग्वेज जो है वो इट्स वेरी क्लोज टू मशीन भी है। अगर आप कोई रोबोटिक्स, कोई हार्डवेयर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हो तो वो आप सी लैंग्वेज की मदद से बना सकते हो, और इसके अलावा कुछ हाई फाई किस्म के प्रोग्राम्स भी आप बड़ी आसानी से सी लैंग्वेज पे बना सकते हैं। तो इट हैज़ सो मैनी एडवांटेजेस, और इसको सीखने के बाद आप जो है कुछ जो एडवांस लेवल की लैंग्वेजेस हैं उनको भी बआसानी सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। अब बात करते हैं हमारी लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम किस तरह से इस कोर्स को लेकर चलेंगे। तो हमारा जो तरीक़ाकार होगा वो प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होगा। हमारी कोशिश होगी कि हम बहुत ज़्यादा किताबी बातें ना करें, और जो कुछ भी हम सीखें, जो भी कॉन्सेप्ट्स की बात हो, वो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के साथ साथ पैरेलल में सीखें, ठीक है। और प्रोग्रामिंग के साथ साथ ही हम कॉन्सेप्ट्स को भी साइड बाय साइड डिस्कस करते रहेंगे। जो जो कोड उसमें यूज़ होगा और जो उसकी लॉजिक होगी, जो स्ट्रक्चर्स यूज़ होंगे उसके अंदर, जो मॉड्यूल्स यूज़ होंगे, उन सबको हम साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट्स को समझते जाएंगे। एंड नंबर 3 जो हमारा तरीक़ाकार होगा वो ये होगा कि लाइव डीबगिंग भी हम करेंगे वेयर रिक्वायर्ड। डीबगिंग किसको कहते हैं फ्रेंड्स, जहन में रहे कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं यानी, तो उसमें बहुत सारे एरर्स भी हमारे सामने आते हैं, दैट आर कॉल्ड एज बग्स, ठीक है। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो और उसमें एरर्स आ रहे हैं, और प्रोग्रामिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप टारगेट अचीव कर लेते हो। उस ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग आपको बहुत सारे बग्स, एरर्स का सामना होता है, और फिर हम उन बग्स को हम रिमूव करते हैं, यहाँ तक कि हमें हमारा टारगेट, हमारा ऑब्जेक्टिव, डिज़ायर रिजल्ट हासिल ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी इंशाअल्लाह ताला। ये क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और इस वजह से इसमें मैं फिर भी बहुत सारी ये लफ्ज़ी आपके सामने कर रहा हूँ और बैकग्राउंड नॉलेज दे रहा हूँ। अदरवाइज इन फ्यूचर हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल बेस होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। आपको एक आईडीई रिक्वायर्ड होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिसके ऊपर आप वो कोड लिखेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको शुरू में बताया कि मशीन की, कंप्यूटर की एक्चुअल लैंग्वेज तो मशीन लैंग्वेज है ना, जिसको वो बड़ी आसानी से समझ लेता है। जब आप किसी की भी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हो तो वो फौरन उस बात को पिक कर लेता है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि हम सी लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये यकीनन कंप्यूटर की अपनी ज़बान नहीं है, उसकी मदर टंग नहीं है। तो ला महला हमें जो है एक ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होगा जो कि उस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मशीन उसको समझेगी और फिर उसके मुताबिक हमें रेस्पॉन्स देगी। तो इसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म, एक ट्रांसलेटर, एक ऐसा इंटरफेस चाहिए जहां पर हम अपना कोड लिखेंगे। तो आपको एक आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए होगा जिसके ऊपर ये आप कोड करेंगे। तो आप जो है गूगल के ऊपर, नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। आप टर्बो C++ 3.2.2.0 इसको सर्च कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको इसी आईडीई के ऊपर जो है कोडिंग करना सिखाऊंगा, और अदरवाइज आप जो है डेव C++ यानी कि डेवलपर C++ कह लें, इस प्रोग्राम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके ऊपर भी वो कोड लिखकर आप सीख सकते हैं सी लैंग्वेज को, ठीक है। तो ये तो हमारी स्ट्रेटेजी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो लोगों के जहनों में आता है वो मैं आपको इधर क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि प्रोग्रामिंग तो उन लोगों के सीखने की चीज़ है जिनका सब्जेक्ट कोई कंप्यूटर हो या वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तमाम लोग जो कंप्यूटर से काम लेना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेना चाहते हैं, उनको प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। और एटलीस्ट इतनी बेसिक लेवल की नॉलेज तो होनी चाहिए कि अगर आप
एट सपोज प्रोग्राम नहीं बनाते हो और ये आपका एरिया नहीं है, तो इतनी मालूमात तो आपके पास होनी चाहिए कि आप अपने सबऑर्डिनेट से अपने ऑफिस के लिए कोई अच्छा सा प्रोग्राम अगर डेवलप करवा रहे हैं तो उसको गाइडलाइन दे सके, टिप दे सके, और आपको पता हो कि एक प्रोग्राम के जरिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। बात दरअसल ये है कि प्रोग्राम आपने अब तक मेजॉरिटी ऑफ द जो पीपल होते हैं वो रेडीमेड प्रोग्राम्स को यूज कर रहे होते हैं। हम सब जो हैं वो मार्केट से रेडीमेड प्रोग्राम्स इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं। तो ये रेडीमेड प्रोग्राम होते हैं, बस हम उसके यूजर्स होते हैं। जैसा वो प्रोग्राम हमें मेथडोलॉजी दे रहा होता है, रिजल्ट दे रहा होता है, आउटपुट दे रहा होता है, हम उसके डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जब कभी आपको अपनी मर्जी का इनपुट रिक्वायरमेंट, आउटपुट रिक्वायरमेंट, प्रोसेसिंग, रिजल्ट, डिजायर रिजल्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको खुद प्रोग्राम बनाना होता है या बनवाना होता है। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग जरूरी है। आप मशीन को अपनी मर्जी के मुताबिक अगर इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो लामहला आपको प्रोग्रामिंग सीखनी होगी। अदरवाइज आप हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे कि कोई आपको प्रोग्राम दे दे, या मार्केट में जब कोई नया प्रोग्राम आए, कोई नया गेम आए, कोई नया सॉफ्टवेयर आए, तब आप यूज करेंगे, वरना जो अवेलेबल है बस उसी के ऊपर आपको चलना होगा। तो अगर आप प्रोग्रामिंग सीखे हुए होंगे तो आप नई से नई चीज बना सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स और रिक्वायरमेंट्स को अचीव कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम चलते हैं टर्बो सी प्लस प्लस 3.2 आईडीई की तरफ। वाज़ेह रहे यही आईडीई जो है आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए हम अपने पहले कोड की तरफ बढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रोग्राम, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। आज के वीडियो लेक्चर में हम इब्तिदा कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि हमारी स्ट्रेटेजी लाइव प्रोग्रामिंग करना होगी, और हम डायरेक्ट कोड के साथ साथ उसको समझेंगे और प्रैक्टिकल बेस ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम आज के वीडियो लेक्चर की हमारी पहली क्लास है, और इसके बाद ऑनवर्ड्स हम सी की आईडीई के ऊपर ही से क्लास नॉर्मली स्टार्ट करेंगे। तो आइए सी की आईडीई को ओपन करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो मैंने ये टर्बो सी प्लस प्लस की आईडीई को ओपन किया है। नाउ स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस। जी, ये हमारी सी की आईडी ओपन हो गई है, और हम न्यू एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम में हम बेसिक स्ट्रक्चर को जानेंगे। सबसे पहले हमें अपना कोड लिखते हुए हैश इंक्लूड, ये एंगल वाले ब्रैकेट्स आपने लगाने, studio.h, ये एंगल ब्रैकेट क्लोज करना है। देखिए हमने क्या किया है, हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाता है। इंक्लूड फॉर इंक्लूडिंग studio.h फाइल को हम इंक्लूड कर रहे हैं। ये studio.h जो है हेडर फाइल है, इधर h स्टैंड फॉर हेडर फाइल, studio स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और फ्रेंड्स, studio.h एक ऐसी हेडर फाइल, लाइब्रेरी फाइल है जिसको इंक्लूड करने से क्या होगा फ्रेंड्स, कि हम अपने printf और इसी तरीके से scanf जैसे जो फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उसको यूज करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आपको सी लैंग्वेज जो है कुछ बिल्ट इन फंक्शंस की सहूलत देता है, और आप उनको यूज करने के लिए आपको इस फाइल को, studio.h वाली फाइल को इंक्लूड करना होगा, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कहलाती है। इस तरीके से हैश इंक्लूड conio.h, ये है कंसोल इनपुट आउटपुट।
हेडर फाइल है, आप इसको भी इंक्लूड करते हैं नॉर्मली, और इसका मकसद भी कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है, लाइक क्लियर स्क्रीन है और गेट सी एच एक फंक्शन है, इन सबको यूज करना होता है। तो अगर आप उन बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करना चाह रहे हैं तो आपको लाजमी ये conio.h की फाइल को भी इंक्लूड करना होगा। फ्रेंड्स, इधर हैश मींस जो है प्री डिफाइंड प्रोसेस है, प्री डिफाइंड प्रोसेस ना। आप जब ये हैश करके कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो, कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हो, तो सी का जो ट्रांसलेटर है इसको प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पेश आती, ये फ़ौरन समझ जाता है कि ये फाइल जो है अपनी रिक्वायर्ड जो प्लेस है, जो नॉन प्लेस है, वहाँ पर ये मौजूद है, वहाँ से ये उठा लेनी है और इस प्रोग्राम में ऐड कर देनी है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपने लिखना है void void main mean और फिर राइट ब्रेक, ये पैरेंथेसिस राइट ब्रेकेट्स ओपन किया और फिर आपने इसमें void लिख देना है और ये पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया आपने। void मीन्स नथिंग, ठीक है, नो पैरामीटर भी कहलाता है, void मीन्स नथिंग है। और अभी हम लिख रहे हैं, अदरवाइज बाद में जो है हम void को अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। void की जगह इन फ्यूचर आगे बहुत सारी और बातें आएंगी जो कि बिल्कुल यूं समझे हम 10th आर या 9th आर के करीब जब पहुंचेंगे तो कहीं जाके हम उसको सीखेंगे। तो फिल वक्त तो void के मायने नथिंग है और आप इसको एज इट इज अभी सीखिए, जानिए। और इसके बाद हम ये इस मेन हमारा वो फंक्शन नेम है और प्रोग्राम समझ लें कि ये मेन कंट्रोलर है जो कि कंट्रोल करेगा, इसके पास सारे पावर्स हैं, यही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, इसका नाम मेन ही रहेगा और ये आपके हर प्रोग्राम में आपको इसको मेन ही नाम देना होगा। इसके अलावा क्या फंक्शन हो सकते हैं, हम अपने फंक्शंस कुछ बनाएंगे, वो भी आप कहीं 10th आर में कहीं जाके सीखेंगे। तो void मेन void आपको लाजमी लिखना है, studio.h conio.h वाली फाइल को लाजमी इंक्लूड करना ही करना है। मैंने आपको इनके रीजंस भी बता दिए। void मेन फंक्शन नेम है, जबकि ये void और ये void अपने एक मीनिंग्स रखते हैं, लेकिन आज के वीडियो में इन मीनिंग्स को जानने की फिलवक्त ज़रूरत नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। हम इंशाल्लाह 2 to 3 वीडियोस थोड़ी सी और देख लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने राइट ब्रेसेस ओपन किया है और ये ब्रेसेस को क्लोज कर रहा हूं। इस ब्रेसेस के दरमियान जो कुछ है ये मेरे प्रोग्राम का कोड कहलाएगा, ये मेरे प्रोग्राम का कोड होगा। इसमें मैं जो कुछ इंस्ट्रक्शन लिखूंगा मेरा प्रोग्राम वैसा एक्शन परफॉर्म करेगा। अब जहन में रहे कि हम जो है एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि स्क्रीन पे लिखेगा इट्स माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये एक पैगाम हम या वेलकम का पैगाम आप स्क्रीन पे लिखना चाहते हैं या कोई और अपना नाम लिखना चाहते हैं, इस तरह का हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, print राइट ब्रैकेट ओपन राइट ब्रैकेट क्लोज, इसकी बॉडी के अंदर हमने कोटेशन मार्क लगाना है और ये मैंने लिख दिया वेलकम और इसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाना है। ये printf आप जो देख रहे हैं ये आउटपुट फंक्शन है जो कि स्क्रीन के ऊपर जो कुछ आप इसकी बॉडी में printf के अंदर इन ब्रैकेट्स के अंदर कोटेशन मार्क में जो कुछ लिखेंगे ये एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा एज इट इज। अगर मैं वेलकम लिखे हुए हूँ तो वेलकम आएगा, अगर मैं वेलकम 1 2 3 लिखूंगा तो वेलकम 1 2 3 आएगा, अगर मैं वेलकम फ्रेंड्स लिखूंगा तो वेलकम फ्रेंड्स आएगा। और इसके बाद ये आखिर में मैंने सेमीकोलन लगाया है जो कि कहलाता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आपको अपने प्रोग्राम के कोड में जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखनी है उनको क्लोज जो करना है वो सेमीकोलन के निशान के साथ करना है, ठीक है। तो ये लाजमी, और कहीं कहीं ये सेमीकोलन नहीं भी आते, जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में आपने जो इंक्लूड की इसमें कोई सेमीकोलन नहीं था, फंक्शन नेम के बाद कोई सेमीकोलन नहीं है।
ऐसे ही आगे कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी जिनमें ये सेमीकोलन नहीं लग रहा होगा। तो बहरहाल ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। फ्रेंड्स, ये बात जहन में रहे कि हर लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना। तो सी लैंग्वेज के भी कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, जावा के अपने हैं, पाइथन के अपने हैं, पास्कल के अपने हैं, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं, सबके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। आपको उन रूल्स को फॉलो करना है। ये जो मैंने इस वक्त प्रिंटफ इधर लिखा हुआ है, ये आपको स्मॉल राइटिंग में ही लिखना है। और जहन में रहे कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मींस ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कैपिटल और स्मॉल राइटिंग में डिफरेंशिएट करती है। अगर आप प्रिंट एफ को कैप्स में लिख लेंगे, कैपिटल राइटिंग में लिखेंगे, तो इसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे, ये उसको डिफरेंट सेंस मिलेगा, और स्मॉल राइटिंग में इसका सेंस डिफरेंट है। तो इस वक्त अगर मैं ये आउटपुट के फंक्शन को प्रिंट एफ को यूज करने जा रहा हूं, तो ये मुझे स्मॉल में ही लिखना है, अदरवाइज ये आउटपुट फंक्शन फिर नहीं कहलाएगा। ये प्रिंट और कोई एक भी अगर आपने लेटर कैपिटल कर दिया तो अपने ये मीनिंग चेंज हो जाएंगे। प्रिंट एफ लिखा, इसके बाद ये एक गेट सी एच, जिसको भी अभी सिर्फ इतना समझ लें, ये गेट करेक्टर के लिए फंक्शन यूज होता है, GET गेट CH फॉर करेक्टर। गेट करेक्टर, ये पहली वाली स्टेटमेंट तो क्या काम कर रही है, जो कुछ मैंने कोटेशन मार्क में लिखा है एज इट इज स्क्रीन पे लिखेगी, जबकि गेट CH का किरदार ये है कि ये गेट करेक्टर ये इंतजार करेगी जब मेरे प्रोग्राम का कंट्रोल इस स्टेटमेंट पर आएगा, तो ये इंतजार करेगी कि कोई करेक्टर मैं इनपुट दूं, फिर प्रोग्राम एंड हो जाए। तो जब तक मैं कोई करेक्टर नहीं दूंगा, मेरी आउटपुट की स्क्रीन ठहरी रहेगी, और जब मैं कोई करेक्टर दे दूंगा तो आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक मुख्तसर सा मैंने एक प्रोग्राम बनाया। यही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम है कि हम कुछ लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, मेन फंक्शन जो कि मेन कंट्रोलर है उसको जिक्र करते हैं, और ये ब्रेसेस के अंदर जो कुछ है ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट, यहाँ वो मेरा एरिया, यूजर का एरिया है, जहां पर मैं सारी वो स्टेटमेंट लिखता हूं जिसके जरिए मैं मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म करता हूं। हम आगे जो कुछ भी करेंगे, कोई मैथमेटिकल किस्म का कोड लिखेंगे, कोई और क्विज से रिलेटेड कोई जो भी प्रोग्रामिंग हमने करनी होगी, इस बॉडी के अंदर हम कर रहे होंगे, और इस बॉडी से बाहर भी जाएंगे इंशाल्लाह जब हम अपने फंक्शंस खुद क्रिएट करेंगे। लाइक प्रिंट एफ फंक्शन है, गेट CH फंक्शन है, ये तो बिल्ट इन फंक्शन है, इनके अपने मखसूस काम है। जब मैं अपना यूजर डिफाइन कोई फंक्शन बनाना चाहूंगा तो फिर हम इन ब्रेसेस से बाहर भी जाएंगे। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं जो कि वक्त के साथ साथ चलती रहेंगी, हम आपस में इंशाल्लाह गपशप बातचीत करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो बहुत सारी बातें मैं इस वक्त कर भी नहीं रहा हूँ कि पहले ही वीडियो लेक्चर के अंदर जो है आप कहीं पजल ना हो जाए, इसलिए बहुत टू द पॉइंट ये प्रोग्राम बनाया है। अब इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल कर सकते हैं, कंपाइल कर लें यानी ट्रांसलेट करेगा, ये इसको चेक करेगा फॉर एरर्स के लिए। इसमें 2 एरर्स वो बता रहा है, प्रेस हमने की अनेबल टू ओपन इंक्लूड फाइल studio.h। ये देखिए, ये मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक की है, आप देख सकते हैं बहुत वाज़ेह, ये डिबगिंग का अमल है, उसने मुझे एरर बताया, ये stdio.h। ठीक है, अब दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, वार्निंग भी कोई नहीं है और एरर भी कोई नहीं है। प्रेस यानी कि ये कंपाइलेशन तो मुकम्मल हो गई। प्रोग्राम को रन करते हैं, ये रन किया और ये देखिए आपको आउटपुट स्क्रीन पे वेलकम लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा दोबारा कोई भी की प्रेस करें, ये करेक्टर का वेट कर रहा है, जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूंगा ये वापस प्रोग्राम में आ गया। अब आप प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, ये देखिए आपको दोबारा एक वेलकम लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये क्या है फ्रेंड्स, ये आप देखें पिछला प्रोग्राम जो मैंने रन किया था, पहले जो रन किया था वो वेलकम भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैंने दोबारा प्रोग्राम को रन किया, फिर वेलकम लिखा नजर आ रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए कि हर दफा जब प्रोग्राम रन करूं पिछला जो कुछ आउटपुट है वो क्लियर हो, मुझे क्या लिखना होगा, CLRSCR, ये क्लियर स्क्रीन का फंक्शन मैंने मेंशन इधर कर दिया। तो conio.h जो हमने इधर
हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है, उसकी वजह से हम ये क्लियर स्क्रीन के बिल्ट इन फंक्शन को इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल F9 से भी प्रोग्राम को रन किया जा सकता है। ये देखिए आपको नजर आ रहा है कंट्रोल F9, तो अब मैं डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F9 प्रेस कर रहा हूं और ये देखिए आपको आउटपुट में अब प्रोग्राम में जो आउटपुट स्क्रीन है, इस वक्त जो आउटपुट होना चाहिए था सिर्फ वो दिखा रहा है, प्रीवियस आउटपुट को आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा। तो आपने देखा कि किस तरह से क्लियर स्क्रीन क्या किरदार अदा कर रहा है। ये प्रिंट एफ के जरिए जो कुछ कोटेशन मार्क में लिखा था एज इट इज डिस्प्ले हुआ। गेट सी एच, गेट करेक्टर का किरदार अदा कर रहा था। आउटपुट स्क्रीन रुकी रहती है जब तक कि मैं कोई करेक्टर नहीं देता हूं। अगर ये आप गेट सी एच नहीं लिखेंगे तो जैसे ही वो आउटपुट दिखाएगा विद इन अ सेकेंड के भी बहुत शॉर्टेस्ट टाइम ड्यूरेशन में आउटपुट दिखा के वो हट भी जाएगी स्क्रीन और आप डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे आउटपुट। इसलिए हम ये गेट सी एच को लाजमी लिखते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कोड। इस फाइल को आप सेव कर सकते हैं। ये कोड लिखने के बाद आप इसको फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, माय फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से सेव कर लें और नेक्स्ट टाइम हम जो है फिर इसी कोड को फिर एक्सटेंड करते जाएंगे, नए से नए कोड बनाएंगे, नए से नए प्रोग्राम्स बनाएंगे। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, बहुत दिलचस्प कोडिंग होगी और आप इंशाल्लाह ताला सीखेंगे कि कंप्यूटर से आप अपनी मर्जी के मुताबिक काम कैसे ले सकते हैं। अब तक तो आप रेडीमेड प्रोग्राम से बहुत सारे फ़ायदे उठा रहे होते हैं, लेकिन वो जैसा वो आपको कह रहे होते हैं सिर्फ उतना कर पाते हैं। अब ये कि आप कोडिंग अगर जान जाएंगे तो अपनी मर्जी के मुताबिक भी काम ले सकेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।